अच्छा भाई, अगर आपको याद हो तो हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। आज मैं उसी टॉपिक को आगे लेके चलूँगा जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का था। तो अगर आपको याद होगा, हमने कुछ गैमा मैट्रिसेस डिफाइन किए थे। हमने कहा था कि जो गामा 5 है वो बेसिकली बराबर है आयोटा गामा 0, गामा 1, गामा 2 एंड गामा 3 के। और हमें ये बात पता है कि जो गामा 5 है बेसिकली ये सारे गामा मैट्रिसेस के साथ एंटी कम्यूट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गामा 5 की। यानी अगर मैं इसको छोटा करके इस प्रॉपर्टी को लिखूं तो ये बराबर है गामा 5 एंड गामा म्यू। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन चेक करने की ज़रूरत है कि अगर गामा 5 इस सिग्मा म्यू न्यू के साथ क्या करता है। अगर मैं गामा 5 को सिग्मा म्यू न्यू के साथ करने की कोशिश करूं तो ये किसके बराबर है। मैं अभी बताता हूँ ये हमने यूज़ कहाँ पे करनी है। पहले मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकली इनको प्रूफ कर लेने दीजिए। आपको याद होगा कि सिग्मा म्यू न्यू को हमने कैसे डिफाइन किया था। हमने कहा था कि ये बराबर आयोटा ओवर 2 एंड देन इट इज़ गामा म्यू एंड गामा न्यू। यानी अगर खोल के लिखूं तो ये बराबर है आयोटा ओवर 2 गामा न्यू माइनस गामा न्यू गामा म्यू। अच्छा, इसको मैं अब यहाँ पर रखूँगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि गामा 5 सिग्मा म्यू न्यू जो है ये दो कम्यूटेशन में टूट जाएगा, आयोटा ओवर 2 इंटू हम लिख सकते हैं इसको गामा 5 एंड गामा न्यू माइनस गामा म्यू इसका कम्यूटेशन रिलेशन। अच्छा, चलें हम इसकी जस्ट राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो आपको ये बात पता है कि आप लिख सकते हैं गामा म्यू गामा न्यू, इन दोनों का जो एंटी कम्यूटेशन था ये बराबर है 2 टाइम्स जी म्यू न्यू के। इसका मतलब है गामा न्यू प्लस गामा म्यू इज़ 2 टाइम्स जी म्यू न्यू। अब अगर आप इसको यूज़ करें तो आप लिख सकते हैं गामा म्यू की जगह, यानी गामा म्यू की जगह आप लिख सकते हैं दिस थिंग इज इक्वल टू गामा न्यू प्लस 2 टाइम्स जी म्यू न्यू। लिहाजा इस चीज़ में अगर मैं इसकी वैल्यू ये वाली सब्सिट्यूट कर दूं तो दिस इम्प्लाइज इज गामा न्यू माइनस गामा म्यू कैन बी रिटन एज। सो देखिए, अगर यहाँ पर ये सब्सिट्यूट करूँ तो ये भी गामा म्यू न्यू है, ये भी गामा म्यू न्यू है, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स गामा न्यू माइनस 2 टाइम्स जी म्यू न्यू। इस चीज़ को अगर हम अपनी इस इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो देखें क्या हो जाएगा। हेंस गामा 5 एंड सिग्मा म्यू न्यू, आयोटा बाई 2 जो बाहर है उससे ये फैक्टर ऑफ 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस बिकम आयोटा गामा म्यू एंड देन आई हैव गामा 5 है, सॉरी ये वाला, द फर्स्ट वन इज गामा 5, सॉरी दिस इज गामा 5, सॉरी, so this is gamma 5 gamma न्यू माइनस जी म्यू न्यू। रिमेंबर दिस जी म्यू न्यू जो है ये मैट्रिक्स एलिमेंट और एक नंबर है। अगर ये अब टूट के 2 में लिखा जाएगा गामा 5 गामा न्यू, ये एक आ गया माइनस आयोटा गामा 5 एंड जी म्यू न्यू, ये दूसरी चीज़ आ गई। अब ये चीज़ किसके बराबर है, एक नंबर टाइम्स अ मैट्रिक्स, इनका कम्यूटेशन तो हमेशा 0 होता है और इस पे हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। आपको ये बात याद है, कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी पहले गामा 5 का कम्यूटेशन गामा म्यू के लिए आएगा और जो राइट पे है वो राइट पे निकल जाता है और दूसरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म होगी प्लस आयोटा एंड देन आई हैव गामा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, दूसरी टर्म ये हो जाएगी कि दिस थिंग इज इक्वल टू प्लस आयोटा
गामा, अब देखिए ये जो म्यू है ये इधर निकल आएगा, सो लेफ्ट पे, सो गामा म्यू एंड गामा 5 एंड गामा न्यू। अगर आप इसको खोलें तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज आयोटा गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू माइनस गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू। ये पहले वाला आ गया। सिमिलरली दूसरे से क्या आएगा, प्लस गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू, अगर मैं इसको खोलूँगा तो माइनस गामा म्यू गामा न्यू गामा 5। अब आप देखें क्या कुछ कटता है। अब देखें ये गामा 5 हर गामा के साथ एंटी कम्यूट करता है। इसका मतलब है ये 1 और 2 स्टेप्स जब इधर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस साइन आएगा, दूसरी दफ़ा फिर माइनस साइन आएगा तो ये प्लस ही रहेगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, लिहाजा इसका आंसर आ गया 0। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि गामा 5 जो है वो सिग्मा म्यू न्यू के साथ भी, यानी बाकी गामास के साथ तो ये एंटी कम्यूट करता है, लेकिन सिग्मा म्यू न्यू के साथ ये कम्यूट करता है। अब आपको याद है कि ये सिग्मा म्यू न्यू जो था ये तो प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स हमने लिखा था ना, सो दिस इज़ फॉर प्रॉपर। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि गामा 5 कम्यूट्स विद दिस प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एस और एंटी कम्यूट करता है विद द इम्प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? हमने जब पैरिटी की बात की थी तो अगर आपको याद हो तो पैरिटी जो लिखा था हमने e⁻⁴ 5 टाइम गामा 0 है। चूँकि गामा 5 एंटी कम्यूट करता है सारे गामा से इंक्लूडिंग गामा 0, क्योंकि म्यू की वैल्यू कोई भी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि ये जो है ये एंटी कम्यूट करता है विद द जनरेटर्स ऑफ द इम्प्रॉपर विद द इम्प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। लिहाजा इस सारी इक्वेशन को मैं देखिएगा दोनों चीज़ों को एस ऑफ ए किस तरह एक से आसान तरीन ज़बान में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये बराबर है गामा 5 एस ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको याद है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिखा था कि ये +-1 है। प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये 1 था और इम्प्रॉपर के लिए -1 था। तो अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स होगा तो इसका आंसर माइनस होगा डेफिनेटली, विच इज़ एंटी कम्यूटेशन, क्योंकि दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। और अगर ये प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए +1 होगा। लिहाजा इन ऑपरेटर्स को आगे पीछे करने से अगर उसको कोई इनकी दूसरी साइड पे ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन वही रहता है, विच मीन्स इट इज़ कम्यूटिंग विद इट। लिहाजा दिस वन लाइन विल डिस्क्राइब the role of Lorentz gamma 5 with the Lorentz transformation matrices, both proper and improper। तो एक बार अब मैं एक आखिरी दफ़ा लिख दूँ तो इसका एक याद रखिएगा कि पैरिटी के साथ गामा 5 जो है वो एंटी कम्यूट करता है। और अब आप देखिए, यानी अगर मैं लिखूँ p टाइम्स गामा 5 इज इक्वल टू माइनस गामा 5 टाइम्स p, और अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो एस ए किसके बराबर है? एस ए इज़ नाउ p। तो यहाँ से ये पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो -1 है। तो देखिए इम्प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो गामा 5 है ये एंटी कम्यूट करता है बाकी मैट्रिसेस के। अच्छा, आपको अगर जो हमारा ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि हमने स्पिनर्स की ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली हैं। अब हमने देखना है कि ये स्पिनर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक या दो मैं करूँगा, बाकी फिर आपको खुद करने हैं। तो ज़रा देखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि स्पिनर, रिमेंबर ओवर स्पिनर इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। और अगर आपको याद हो मैंने इसका एडजॉइंट स्पिनर डिफाइन किया था और मैंने कहा था एडजॉइंट स्पिनर जो है वो क्या, विच इज़ डिनोटेड बाय साई बार इज़ अ रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट स्पिनर और ये जो स्पिनर्स हैं ये आपस में इनके कॉम्बिनेशंस कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो लेट्स रिमेंबर साई बार जो था मेरे पास, साई बार ऑफ एक्स जो था वो मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। ये साई डैगर ऑफ एक्स टाइम्स गामा 0 के बराबर था। लिहाजा
let's check how this transforms under Lorentz transformation. Psi bar x prime, आपको याद है मैं इसके ऊपर प्राइम डालूं या ना डालूं फर्क नहीं पड़ता, चलें ये किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है देखते हैं ज़रा. साई बार का मतलब क्या है? साई बार का मतलब है साई डैगर प्राइम एक्स प्राइम गामा ज़ीरो साई प्राइम एक्स प्राइम. तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है साई डैगर ऑफ एक्स. और याद होगा हमने लिखते थे, हम ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते थे कि साई इज़ इक्वल टू एस साई. इस तरह ट्रांसफॉर्म होता था ना. तो साई डैगर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? क्योंकि एस भी एक मैट्रिक्स है, तो साई डैगर एस डैगर एंड गामा ज़ीरो. और ये किसके बराबर है? एस टाइम साई ऑफ एक्स. अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ना आइडेंटिटी डाल देता हूँ गामा ज़ीरो. गामा ज़ीरो क्यों? क्योंकि मुझे साई बार ही चाहिए ना. तो साई बार होता है साई डैगर गामा ज़ीरो. तो दिस बिकम्स साई डैगर ऑफ एक्स गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो साई ऑफ एक्स. तो ये देखें किसके बराबर आ गया. ये चीज़ क्या बन गई? दिस बिकम्स साई बार ऑफ एक्स. आपको ये याद होगा गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो, सॉरी एक मैं एस लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर भी एक एस आएगा, सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पर भी एक एस है. आपको ये याद है कि गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो इज़ एस इनवर्स एस साई ऑफ एक्स. वेयर हमने क्या चीज़ यूज़ की है? हमने ये यूज़ किया है कि वेयर गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो इज़ एस इनवर्स. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है. हमने कहा था कि वैसे तो एस डैगर एस इनवर्स होता है यूनिटरीज के लिए, लेकिन ये एक जनरल रिलेशन था जो हर तरह की प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एस मैट्रिक्स को यहाँ डालने से आ जाता था. तो यहाँ से ये बात पता चलती है हमें कि एस डैगर एस तो 1 है, तो साई बार ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स. तो देखिए साई बार प्राइम एक्स प्राइम साई प्राइम एक्स प्राइम जो है वो इसके बराबर है. इसका मतलब है इट ट्रांसफॉर्म्स एज अ स्केलर. लिहाजा इसका एक ही कंपोनेंट होगा, यानी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे. तो ये स्केलर है, साई बार साई को जोड़ा तो यहाँ पर ये एक स्केलर आया. लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. हम कोई और चीज़ भी ट्राई करके देखते हैं. लेट्स ट्राई थोड़ा सा डिफरेंट वाला देखते हैं. लेट्स ट्राई साई बार प्राइम एक्स प्राइम गामा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम. तो ये किसके बराबर होना चाहिए? वही सारे स्टेप. साई डैगर प्राइम, मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए लिख देता हूँ, ये गामा ज़ीरो गामा म्यू एंड देन आई हैव साई प्राइम एक्स प्राइम. सो दिस थिंग इज इक्वल टू, ये आ गया साई डैगर ऑफ एक्स एस गामा ज़ीरो गामा म्यू एंड एस साई. अच्छा, ये साई फंक्शन ऑफ एक्स है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड ही है. सो दिस बिकम्स, अगेन यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? गामा ज़ीरो तो ये बन जाएगा. मैं यहाँ पर फिर गामा ज़ीरो डालूंगा तो ये हो गया साई बार ऑफ एक्स. ये गामा ज़ीरो, सॉरी यहाँ डैगर है, ये गामा ज़ीरो ये एस, चले गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो गामा म्यू एस टाइम्स साई. अच्छा, साई फंक्शन ऑफ एक्स इस जगह की किल्लत की वजह से मैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख रहा, विच इज़ अंडरस्टूड. सो आई कैन राइट इट एज साई बार ऑफ एक्स एंड दिस इज एस इनवर्स गामा म्यू एस टाइम्स साई. और आपको याद है ना ये किसके बराबर था? बट एस इनवर्स गामा म्यू एस जो है ये किसके बराबर है? ए म्यू न्यू गामा न्यू. ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होता था ना, एक वेक्टर, 4 वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन ये थी. लिहाजा यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये चीज़ बन गई साई बार ऑफ एक्स. उससे पहले मुझे एक ये भी लिखना पड़ेगा, ए म्यू न्यू साई बार ऑफ एक्स गामा न्यू साई ऑफ एक्स. तो ये दिस इंप्लाइज दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ 4 वेक्टर. तो इसके कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे? 4. तो अब देखिए हम सिर्फ और सिर्फ उन स्पिनर्स की बात करेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडल में आते हैं, या बाकी हम सुपर सिमेट्री में और भी कई किस्म के स्पिनर्स आते हैं. अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने चेक करना है
तो अब असाइनमेंट मैं बता देता हूँ आपकी, आज के लेक्चर की पहली असाइनमेंट जो है। तो आपकी पहली असाइनमेंट जो है आज वो है, आपने ये चेक करना है कि ये जो साई बार प्राइम एक्स प्राइम गैमा 5, अच्छा ऊपर लिखूँ गैमा 5 नीचे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस ट्रांसफॉर्म्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा इसको पहली बात यह है कि इसको हम कहते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ वेक्टर। सो दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ 4 वेक्टर या एज ज़्यादा बेहतर लिखने में यह है कि एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर। पहले वाला स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होता था, ये एक वेक्टर की तरह होता है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे तो ये आएगा गैमा 5। तो ये इसको हम कहेंगे कि दिस ट्रांसफॉर्म एज अ, बिकॉज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 1, दिस ट्रांसफॉर्म एज अ सीडो स्केलर। और इसका भी फिर एक ही इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होगा। ये आपकी पहली असाइनमेंट आज। दूसरी ये है कि हाँ, अच्छा इस वन को मैं कंपोनेंट वाले को ऐसे लिखता हूँ इस, ताकि इस वन के साथ मिक्स ना हो जाए। आपने देखना है कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, साई बार प्राइम एक्स प्राइम गामा म्यू गामा 5 साई प्राइम एक्स प्राइम। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये अगर सूडो स्केलर होगा तो ये सीडो वेक्टर होगा और इसके भी 4 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। और आखिरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ये मुझे बताना है कि किस तरह ट्रांसफॉर्म होगा, सिग्मा म्यू न्यू साई प्राइम एक्स प्राइम। अब देखिए इसमें 2 गामा मैट्रिसेस आते हैं, इसका मतलब 2 आएंगे और ये एंटी सिमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब है इसके जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे वो 6 होंगे। तो अब टोटल काउंट करें ज़रा कितने बनते हैं, 6 4 10 11 15 और 16। सो इट मीन्स इन 5 ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, देर आर 16 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। और इन सब को कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ साई बार्स एंड साइज हैं, सो these combinations of psi bar and psi r, they are known as, इसको हम कहते हैं these are known as bilinears। ठीक है, तो there are 16 out of these 5 bilinear combinations, यानी इस तरह के मैट्रिसेस के साथ they have 16 independent components। और अगर ये, अच्छा अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी टेंसर के ऊपर, टेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्केलर है एंड स्केलर इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 0, ठीक है। और ये हम कहते हैं वेक्टर इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 1। तो ये भी रैंक 1 के टेंसर की तरह ही ट्रांसफॉर्म होगा, जबकि ये रैंक 2 के टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये चीज़ आपने फिर चेक करनी है, आपने मुझे बताना है कि इसका हम, अगर आपको यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी हो। अच्छा यहाँ पर हमारी ये डिस्कशन हम एंड करते हैं बाइलिनियर्स की। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि नो लेट्स मूव द डिस्कशन टू समथिंग एल्स। और अगर आपको याद हो तो हम डिराक इक्वेशन, अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी इसमें, हमने डिराक इक्वेशन को सीखा, कैसे डिराक इक्वेशन डिराइव की जाती है। फिर हमने ये सीखा कि डिराक इक्वेशन ऐसा तो नहीं है कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो ऐसा तो नहीं कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम अगर चले जाएं, जो कि मीन बाय रोटेशन और बूस्ट तो ये चेंज हो जाए इक्वेशन, रिजल्ट्स वो ना दे। तो हमने देखा कि नहीं, देयर इज़ अ कोवेरियंस फॉर्म, दिस इज़ कोवेरियंट फॉर्म ऑफ अ डिराक इक्वेशन हमने निकाली। देखा कि ये हमने सर्टन मैट्रिसेस निकाले प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। फिर उन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट बाइलिनियर्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी अंडर दीज एस मैट्रिक्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन एटसेट्रा यू नो, एंड इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। अच्छा अब जो गोल है हमारा वो है, सो गोल फ्रॉम नाउ ऑन इज, सो गोल इज़ टू फाइंड द, अच्छा अब से कुछ लेक्चर में फ्रॉम नाउ ऑन गोल इज़ टू फाइंड the solutions of Dirac equation। अब हमारा गोल ये होगा, गोल इज टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द Dirac equation। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दिस गोल नाउ। हम देखते हैं कि हमें ये कैसे डिराइव करने हैं सॉल्यूशंस। अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने आज से पहले आपको ये बात बताई थी, जब हमने डिराक
हमने सॉल्यूशंस निकाले थे तो हमने कहा था कि 2 उनमें से पॉजिटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस थे और 2 जो थे वो नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशन थे। तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो हैं, कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे हमारे पास ऑफ द डिराक इक्वेशन, दे हैव सेंसिबल नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरस्पॉन्डेंस। हमने ये देखा था कि जो एक्चुअली हमने एक इक्वेशन लिखी थी, हमने लिखा था कि लेट मी रिकॉल आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी, और हैमिल्टोनियन का हमने ये पार्ट यूज़ किया था बीटा एम सी स्क्वेड एंड देन साई। और यहाँ से हमने देखा था कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे वो बिल्कुल ही उनकी एक कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद थी विद द नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। अब हम ज़रा इसको लेके जाएंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस निकाले किस तरह जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। हम सबसे पहले लेट्स कंसिडर द फ्री पार्टिकल इक्वेशन। सो लेट्स कंसिडर a free particle equation. EQ stands for equation. अच्छा, let me change the thickness of a pen, क्योंकि जगह की किल्लत की वजह से बहुत ही थिक हो जाता है। सो हमने कहा था कि 4 सॉल्यूशंस हैं। सो the 4 solutions for a particle at rest are क्या थे वो? चलें एक ऊपर इंडेक्स r डाल देते हैं। साई r ऑफ x जो था, अगर आपको याद हो, ओमेगा r ऑफ 0, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, e टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन r एम सी स्क्वेड ओवर एच बार इंटू टी। क्योंकि देखें ना, एक्सपोनेंट एच बार के डायमेंशन एनर्जी इंटू टाइम के होते हैं। एम सी स्क्वेयर इज एनर्जी, तो एनर्जी इंटू टाइम और एनर्जी इंटू टाइम के डायमेंशंस कैंसिल हो गए बिकॉज एक्सपोनेंशियल इसके कोई डायमेंशंस होने नहीं चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, आर क्या है, ओमेगा आर 0 क्या है। रिमेंबर ये साई ऑफ आर एक स्पिनर है, एक्सपोनेंशियल तो एक नंबर है ना ये वाला, ये तो एक फेज है टाइम डिपेंडेंट। तो स्पिनर इज इक्वल टू स्पिनर, तो ओमेगा आर ऑफ 0 जो है ना, ये रेस्ट स्पिनर है, इसमें कोई मोमेंटम कोई स्पेस डिपेंडेंस नहीं है। तो देयरफॉर इट इज एट आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज एट देयरफॉर इट्स आर्ग्यूमेंट इज 0, यानी एक्स को हमने लिखा एज अ रेस्ट स्पिनर। सो क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैंने कहा था कि एक पार्टिकल एट रेस्ट है ना, तो अगर ये रेस्ट है तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट 0 आ गया और टाइम एवोल्यूशन बिल्कुल बाहर निकल के आ गई है। अच्छा, इसमें r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहली तो बात है r कैन बी 1, 2, 3 एंड 4। एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन है r है +1 या -1, और +1 किसके लिए है? +1 है फॉर r इज इक्वल टू 1 एंड 2, एंड -1 है फॉर r इज इक्वल टू 3 एंड 4। याद है ना आपको, r12 में क्या था? r12 में था -mc² ओवर h बार इंटू टी, और r34 में +mc² था। तो देखें अगर इसकी वैल्यू -1 डालते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो परफेक्टली वो 4 सोल्यूशन एक छोटी सी इक्वेशन में लिखे जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये डिफाइन कर दूं कि ये स्पिनर्स क्या हैं। द स्पिनर्स, ये जो ओमेगा आर हैं, ओमेगा आर ऑफ 0 आर, देखिए ओमेगा आर ऑफ 0 इज इक्वल टू आर की वैल्यू में पहले 1 रख लेता हूँ। चलें अब इसको खोल ही लेते हैं। सो दिस इज काई 1 एंड 0। अच्छा, 1 ऊपर लिखें नीचे लिखें, खैर काई 1 एंड 0 है, और ओमेगा 2 ऑफ 0 जो है ये काई 2 एंड 0 है। आपको याद है ना काई 1 क्या है? काई 1 था 1 0 स्पिन अप पार्टिकल 2 कंपोनेंट वाला, पॉली अलजेब्रा के अंदर सिग्मा जेड का आइगन वेक्टर था विद आइगन वैल्यू +1, और काई 2 क्या था? 0 एंड 1। तो ये स्पिन डाउन पार्टिकल था, यानी अगर इस पे आप सिग्मा जेड लगाते थे पॉलीमेट्रिक जेड, तो इसकी आइगन वैल्यू -1 थी, और सिग्मा अगर मेरा जेड एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन था तो। अच्छा, ओमेगा 3/4 क्या है? ओमेगा 3 ऑफ 0 क्या था? ओमेगा 3 ऑफ 0 था 0 एंड काई 1, यानी ये वो थे जो पॉजिटिव एनर्जी थे जिनके अपर कंपोनेंट्स नॉन जीरो थे, और ये वो थे जिनके
जो नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन थे जिनके लोअर कंपोनेंट नॉन ज़ीरो। तो मैं लिख देता हूँ ये भी, ठहरिएगा ज़रा। ओमेगा 4 ऑफ ज़ीरो इज़ 0 एंड काई 2। अच्छा ये काई है, एक्स के साथ मिक्स नहीं करना। अच्छा ये थे पॉजिटिव एनर्जी और ये हैं दीज आर नेगेटिव, these are negative energy solutions, sorry। और आपको याद है कि हमने जो गामा मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी उसमें 0 सिग्मा माइनस सिग्मा 0 था गामा आई, और बीटा जो था वो था 0 1 0 0 माइनस 1। अगर मैं जब ये 1 0 0 माइनस 1 कहता हूँ तो मैं रो से कॉलम की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ये है कि सो दीज आर, मैंने जो पहले कहा था सिग्मा जेड के लिए मैं उसको लिख भी देता हूँ। सो दीज ऑल आर द आइगन फंक्शंस ऑफ आपको याद है सिग्मा 1 2 किसके बराबर निकलता था? सिग्मा जेड के, सिग्मा जेड विद आइगन वैल्यूज +1 एंड -1। चेक कर लें, सिग्मा जेड आपको याद है किसके बराबर होता है? वो होता है 1 0 0 -1। होता डायगनल है लेकिन ट्रेसलेस है। तो अगर आप सिग्मा जेड को 1 0 पे लगाएं तो आप देखें, सो दिस इज़ 1 0 0 -1 एक्टेड अपॉन 1 0। मैं ज़रा इसको इस पे लगा के देखता हूँ। तो मैं ऑफ कोर्स इसी पे लग जाए तो काफ़ी है, फिर 4/4 में मसला नहीं है क्योंकि लोअर कंपोनेंट तो एक में लोअर कंपोनेंट 0 है और एक में अपर कंपोनेंट 0 है। तो अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस टू दिस वन। तो गामा जेड की भी वही आइगन वैल्यूज़ होंगी जो सिग्मा जेड की होंगी। तो पहली रो पहला कॉलम अगर मैं दूँ 1 0, सो ये देखिए आप इसके साथ फिर एक फैक्टर ऑफ +1 नहीं आ रहा है, तो लिहाजा इसकी आइगन वैल्यू +1 है। सिमिलरली अगर आप सिग्मा जेड को 0 1 पे लगाएं तो ये 1 0 0 -1 0 1। तो आप देखें ये तो 0 होगा अपर कंपोनेंट, लेकिन लोअर में इस माइनस और इसकी वजह से एक 1 आएगा लेकिन एक -1 बाहर आ जाएगा। तो इसकी आइगन वैल्यू जो है ये -1 है। तो ये जो मैंने बात पहले कही थी वो जस्टिफाई भी हो गया कि आइगन वैल्यू या तो +1 है या फिर -1 है। अच्छा हमने निकालनी है कि इन्वेरिएंट फॉर्म ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चार हमने लिखे हैं ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट हों। ये होने तो डिस्टिंक्ट चाहिए ना चारों सॉल्यूशंस। तो अब मैं उसकी बात करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि देखिए अगर मैं ये मानूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉन के सॉल्यूशन एट रेस्ट निकाले, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, और मैं एक फ्रेम लूँ जो कि -v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मूव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटीज़ के साथ। तो आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे उस फ्रेम में क्या लगेगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे पॉजिटिव v लगेगी ना, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ से पीछे की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ अपने से आगे की तरफ जाती दिखाई देती है, और अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो मैं अब इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ अ प्रीवियस इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। आपको याद है ये जो प्रीवियस इक्वेशन हमने लिखी है, सो लेट्स ट्राई टू राइट एन इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ प्रीवियस इक्वेशन। ज़रा गौर कीजिएगा इस पे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इनवेरिएंट फॉर्म नहीं है ये जो हमने लिखी है ये वाली? क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ टाइम आ रहा है ना, और रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम जुदा जुदा चीज़ें नहीं हैं। तो इनवेरिएंट फॉर्म के अंदर स्पेस और टाइम दोनों को आना चाहिए ना। तो अब मैं उसको लिखने की कोशिश करूँगा उस फॉर्म में। तो लिहाजा देखिए ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e⁻⁻⁴ mc²/h⁻ × t। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻⁻⁴ p⁻। अच्छा ये जो मैं ज़ीरो लिखूंगा ना ब्रैकेट में, इसका मतलब है ये रेस्ट फ्रेम की बात हो रही है ओवर h⁻, एंड देन आई हैव x⁻। अब देखें अगर ये रेस्ट पे होता तो मैं अगर सिर्फ इस रेस्ट पे होता उसमें अगर मैं म्यू की वैल्यू सिर्फ 0 लिखूं तो p⁻0 मैं भी आपको बताता हूं कि क्या है। p⁻0 जो है वो एनर्जी होती है। तो अगर आप इसको पुट करते हैं तो ओके जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये बात याद रखिएगा कि p0 जो है ना वो किसी भी फ्रेम में वो E/c होता है। तो अगर आप E/c पुट करें यहाँ पर
तो आप देखें ज़रा ये क्या बनता है, पी म्यू ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो, अगर सॉरी एक्स म्यू फॉर म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बनता है पी ज़ीरो रेस्ट फ्रेम में एंड एक्स ज़ीरो। पी ज़ीरो किसके बराबर है, ई ओवर सी, और एक्स ज़ीरो किसके बराबर होता है, सी टी, तो ये बन गया ई टी, और ई जो है वो एम सी स्क्वेयर के बराबर है रेस्ट में। सो फॉर रेस्ट ई जो है वो एम सी स्क्वेयर के बराबर है, तो ये बन गया एम सी स्क्वेयर ओवर एच बार इंटू टी, जो कि बिल्कुल यही इक्वेशन, लेकिन परफेक्टली फाइन। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा क्या है, ये जो हमने लिखा है इसको इस फॉर्म में लिखने का ये फ़ायदा है क्योंकि अब ये देखिए ये एक स्केलर बन गया ना। आपको ये पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। एक मूविंग फ्रेम में जो बंदा टाइम मेजर करता है और वो बंदा जो स्टेशनरी फ्रेम में टाइम मेजर करता है, वो दोनों एक ही वक्त को नहीं मेजर करते। सो हर बंदे का अपने फ्रेम का जो टाइम होता है उसका प्रॉपर टाइम होता है, लेकिन हम ये तो कहेंगे कि ये इन्वेरिएंट होता है ये चीज़, यानी दो फोर वेक्टर्स को जब आप जोड़ते थे एक्स म्यू तो वो एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी थी। तो अब ज़रा देखिएगा कि क्या ये इन्वेरिएंट बनता है यहाँ पर। तो इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। मुझे पता है कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स प्राइम म्यू है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है ए म्यू न्यू एंड एक्स न्यू। तो फिर पी म्यू को कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, अगर मैं इसके ऊपर प्राइम ना डालूं, क्योंकि अब मैं रेस्ट फ्रेम से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, यानी समझ लीजिए प्राइम डालूं या ना डालूं, क्योंकि यहाँ पर तो इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट ज़ीरो लिखा हुआ नहीं है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ। सो आई कैन राइट इट एज ए म्यू न्यू एंड देन आई हैव अ पी न्यू ऑफ ज़ीरो। या आप देखें अगर मैं न्यू की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो देखिएगा क्या बनता है। सो आई कैन राइट इट एज ए म्यू ज़ीरो पी ज़ीरो। अच्छा, ये ब्रैकेट वाला ज़ीरो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, लिहाजा पी ज़ीरो जो है वो क्या किसके बराबर है, पी ज़ीरो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि वो ई बाई सी है। थ्रू आउट हम यही यूज़ करेंगे। चलें, पी ज़ीरो जो है मेरे पास वो ई ओवर सी के बराबर है, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू प्लस टाइम्स, हमने आपको याद होगा पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए यही लिखा था। सो दिस इज इक्वल टू पी वेक्टर स्क्वेयर्ड एंड देन सी स्क्वेयर्ड। So E by C, so this is P vector square plus M squared C squared, and this is always greater than 0. अच्छा, ये बात आप याद रखिए, चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी हुई है कि अगर P म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर्ड हो तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है। थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करवाता हूँ रिलेटिविटी की एक चीज़। सो लेट्स रिकॉल आप क्या करना चाह रहे हैं, रिकॉल आप ये करना चाह रहे हैं, आपको याद है ना एक्स म्यू किसके बराबर होता था, ये होता था सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है ये चीज़ जो है ये इससे बड़ी है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो इससे मुराद ये है कि ये टाइम लाइक इनको कहते थे हम। टाइम लाइक का मतलब ये होता है कि अगर आप लाइट कोन डिफाइन करते हैं, यू आर लिविंग इनसाइड द लाइट कोन, यानी जो आपकी लाइट कोन होती थी विच आर 245 डिग्री लाइंस, तो इसमें लाइट सिर्फ इस लाइन पे चलती है। ये जो लाइन है ये लाइट की होती है, बाकी सारी की सारी चीज़ जो इसके अंदर के इवेंट्स हैं वो टाइम लाइक हैं, यानी वो कॉजली कनेक्टेड हैं, इनके अंदर कॉजालिटी होल्ड करती है। सो टाइम लाइक इवेंट्स आर हेयर एंड हेयर। सो अगर ये मेरे पास फ्यूचर है तो ये मेरे पास पास्ट है। तो चूंकि पी म्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो लिहाजा पी म्यू जो है वो लाइट कोन के अंदर है। चूंकि ये पोजीशन स्पेस की लाइट कोन है तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि दिस पी म्यू इज इनसाइड द लाइट कोन। लेकिन अब जो मैं लाइट कोन बनाऊंगा वो पोजीशन स्पेस में नहीं होगी बल्कि मोमेंटम स्पेस में होगी। सो पी म्यू इज इनसाइड द लाइट कोन इन द मोमेंटम स्पेस। इसका मतलब यह कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है ये वाली जो पी म्यू ये वाली इस चीज़ की कि पी म्यू ऑफ दिस वन, ये जो हमने लिखी है, इसका मतलब है इसमें फ्यूचर और पास्ट, पॉजिटिव जो एनर्जी सॉल्यूशन है और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, इसमें फ्यूचर और पास्ट में डिस्टिंक्शन मौजूद है। लिहाजा अब मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने ऊपर लिखी थी पी म्यू प्राइम ऑफ 0 वगैरह वाली, ये वाली जो लिखी थी मैंने लिखी थी ना पी म्यू एंड एक्स प्राइम
म्यू। मैं दोबारा चलें इसको लिख देता हूँ, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन देखें किस में रिड्यूस हो चुकी है ये ट्रांसफॉर्म, नहीं फर्दर क्या आ गई, अगर मैं इसको किसी भी लॉरेंस फ्रेम में ले जाऊँ तो ये बन गई माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर एंड देन आई कैन राइट पी म्यू एंड एक्स प्राइम म्यू। अब देखिए मैंने एक्स प्राइम म्यू लिख दिया ओवर एच बार, ये वाली। ये रेस्ट से मैंने एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेम में ले गया, ट्रांसफॉर्म किया लॉरेंस एक्स को एक्स प्राइम से और पी म्यू ज़ीरो को पी म्यू से। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें इसको देखते हुए, इस फैक्टर को देखते हुए कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड पास्ट आर डिस्टिंक्ट नो, देयरफॉर पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी solutions they are distinct, for sure they are distinct, and they remain distinct even after the positive and negative solutions are distinct, and even after Lorentz transformation they remain distinct। ये एक ख़ास बात है। ऐसा यानी हम देखिए एक ऑप्शन, एक ये भी मसला बन सकता था ना कि हम इनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्म करते तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दीज डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जो पहले डिस्टिंक्ट थे एक फ्रेम में, वो दूसरे फ्रेम में ले जाने के बावजूद भी डिस्टिंक्ट रहे। अच्छा, हमने आपको याद होगा कि हमने स्पिनर्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हमने स्पिनर्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया हुआ था, हमने स्पिनर्स को ट्रांसफॉर्म किया, तो उसको दोबारा हम एक दफ़ा करते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस। सो ये माइनस आयोटा बाई 2 सिग्मा 0 1 एंड देन ओमेगा, ये कौन सी चीज़ थी? ये अगर आपको याद हो तो ये एक ट्रांसलेशन थी हमारे पास, सिग्मा 0 1, और आई जे वाली जो थी वो रोटेशन थी। हमने पहले जब हम इन हाउस टीचिंग कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, कायदा यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त हमने देखा था कि जो सिग्मा 0 1 सिग्मा आई जे वाली जो थी ये रोटेशन थी, और सिग्मा 0 1 जो थे ये, जिसको हमने बाद में बूस्ट का या लीनियर या फिर स्पेस में ट्रांसलेशन का नाम दिया था। और आपको याद है हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वेलोसिटी को अलांग किसके लिया हुआ है? हमने अपनी सिंप्लिसिटी के वेलोसिटी को अलांग हमने कहा था एक्स है, लेकिन है नेगेटिव वी है, याद है ना, मैंने ऊपर लिखा था। तो इसका मतलब है हमने ये सीखा हुआ है कि लॉरेंस एंगल जो ओमेगा होता है, सो लॉरेंस एंगल ओमेगा इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी एज, हमने ये सीखा हुआ है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा जो है वो किसके बराबर है? माइनस वी बाई सी के बराबर है। आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, मैं यहाँ पर एक आध मिनट का पॉज देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो टेंजेंट ओमेगा है, हाइपरबोलिक ओमेगा है, वो इसके बराबर है। ठीक है जी, तो मैं इसका मतलब ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इज माई टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस वी ओवर सी। ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे ये बात तो पता है कि जो टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा, जिसको मैं माइनस वी ओवर सी लिखता हूँ, इसको मैं यूज़ करके टेंजेंट हाइपरबोलिक अगर यहाँ पर आती है तो हमें पता है कि कोसाइन तो चेंज नहीं होता, लेकिन साइन हाइपरबोलिक साइन अपना चेंज कर लेता है, लिहाजा टेंजेंट चेंज करेगा। सो आई कैन राइट इट एज टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स वी बाई सी, और ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया है। मेरा ख्याल है यहाँ तक सारी चीज़ें ही ठीक होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमने ये कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो एक ऐसे सिस्टम में है जो मूविंग अलॉन्ग एक्सिस है, बट विद द वेलोसिटी माइनस वी वेक्टर। अच्छा, ओमेगा आर ऑफ पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? मैं अब ओमेगा आर ऑफ पी की जगह मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2, ठीक है जी, एंड देन मैंने ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 सिग्मा 0 1
एंड ओमेगा आर ऑफ ज़ीरो। तो ये देखिए रेस्ट स्पिनर से यानी एट पी इज इक्वल टू ज़ीरो वाले स्पिनर से एट पी इज इक्वल टू पी वाले स्पिनर्स में हम आ रहे हैं। और आपको याद है ना सिग्मा 01 किसके बराबर था? सिग्मा 01 जो था वो उसको हम लिखते थे आयोटा बाई 2 गामा 0 गामा 1। तो ये 2 टाइम गामा 0 गामा 1 हो जाता था, जो कि फिर हमने अल्फ़ा 1 के बराबर लिखा था। तो हमने इसको लिखा था कि दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1 एंड देन ओमेगा आर ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि हाँ सिग्मा 01 आपने नहीं भूलना कि सिग्मा 01 जो है वो आयोटा ओवर 2 गामा 0 गामा 1 के बराबर है। तो ये गामा 0 गामा 1 माइनस गामा 1 गामा 0 और गामा 0 गामा 1 आपको याद होगा कि इसको हमने लिखा था दिस इज इक्वल टू गामा 0 गामा 1 इज इन ओवर डेफिनेशन इज अल्फ़ा 1। तो ये इसको ही हमने यूज़ किया था, या आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया था और उसको फिर हमने यूज़ करके इसको इस तरह लिख लिया था। यहाँ तक अगर आपका अच्छा आप देखिए हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे एक डिस्कशन भी अरेंज करनी है। हर वीक में एक हम लेक्चर भी लिया करेंगे, एक सिंक्रोनस सेशन भी किया करेंगे। वो सिंक्रोनस सेशन सिर्फ हम इसलिए किया करेंगे ताकि अगर आपकी कोई रह जाए कोई सवाल तो उसका हम फिर जवाब दे सकें। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमें उस वक्त फेस आती है जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल में एक मैट्रिक्स आ जाता है। ये सम हो हमारे लिए ज़रा अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपके जो अल्फ़ा 1 का स्क्वायर्ड है वो भी 1 है और अल्फ़ा 1 की कोई भी इवन पावर हो वो 1 के बराबर है। सो n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 1 कोई भी इवन पावर ऑफ अल्फ़ा हो तो वो 1 के बराबर है। और देखिएगा इसका हमें कितना फ़ायदा होने वाला आगे। आपको ये याद है कि e टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1 को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1। तो ज़रा इनकी सीरीज़ में किसी तरीके से अल्फ़ा 1 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट लुक एट दिस सीरीज़ काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1। अगर मैं इसकी सीरीज़ को खोलूँ तो ये क्या बनेगी? 1 प्लस ओमेगा ओवर 2 अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये इवन पावर सीरीज़ होती हैं, यानी ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1 की इवन पावर सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1 टू द पावर 4 इंटू 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। लेकिन आपको ये बात तो याद है कि अल्फ़ा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, अल्फ़ा 1 की 4 1 के बराबर, तो यहाँ कोई अल्फ़ा 1 नहीं बचेगा। लिहाजा ये सीरीज़ बड़ी ही नीट एंड क्लीन वे में ओमेगा बाई 2 इंटू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा ओवर 4 टू द सॉरी ये स्क्वायर्ड है टू द पावर 4 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यानी ये बिल्कुल इसी के बराबर है काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। अल्फ़ा 1 इज़ गॉन। ठीक है, ये अच्छा हर तरह के देखिए अगर अल्फ़ा 1 स्क्वायर 1 के बराबर ना होता तो मैं ये कभी भी ना कर सकता। और ये आप चीज़ देखिएगा कि जब साइन में क्यूब बाहर आएगी तो ये चीज़ नहीं ट्रू होगी। लेट्स चेक दी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। अच्छा ये ओमेगा यार एंड अल्फ़ा 1 ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके जब हम सीरीज़ खोलते हैं साइन हाइपरबोलिक की तो वो होती है ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा 1। और ये जिन साइन के साथ होती है उसमें जो आते हैं सारे साइंस बजाय इसके कि मैं अपना वक्त सर्व करूँ, इसमें आठ पार्स आती हैं सारी। चूँकि आठ पार्स होती हैं लिहाजा सारी आठ पार्स होने की वजह से मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो मैं ये आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, छोटी सी चीज़ है क्योंकि मैं इस पर अपना वक्त मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे प्रूफ करनी है, वरना फिर आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर आपने ये साबित करना है कि ये बराबर है अल्फ़ा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 के बराबर, मैं बता देता हूँ ये पहली सी टर्म होगी अल्फ़ा 1 ओमेगा बाई 2, अगली होगी अल्फ़ा 1 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ओमेगा बाई 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगेन वही चीज़ यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा 1 स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, लेकिन क्यूब को तोड़ लेंगे अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1 स्क्वायर। तो आप देखेंगे अल्फ़ा 1 हर एक में से एक कामन आती जाएगी चीज़। लिहाजा मेरे पास देखिए ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर अब क्या बन गया? ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर जो है वो बन चुका है मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक
ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फ़ा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 टाइम्स ओमेगा आर ऑफ 0 एंड यू आर डन। देखिए इतना खूबसूरत सा आपने आंसर निकाल लिया है। अभी याद है ओमेगा रोटेशन है, रोटेशन मैंने कहा था कि ये रिलेटेड है वेलोसिटी के साथ, वो मैं फैक्ट यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ। ये याद रखना है कि अल्फ़ा 1 किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 इन 4/4 नोटेशन जो है ये याद है 0 सिग्मा 1 0 के बराबर होता है। सो 0 0 1 0 ये जो है ये सिग्मा 1 ही है। सिमिलरली 0 1 बात नहीं करना था नहीं 0 1 रोटी खान चले गए ठीक है 0 1 0 0 एंड 1 0 0 एंड 0, तो ये इसके बराबर है। अच्छा अल्फ़ा 1 मैंने यूज़ कर लिया है, लिहाजा मैं ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर जो है अब उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। सो ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर बिकम्स कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर देखिए क्या बनेगा, अंदर इसकी जगह बन जाएगा अच्छा जब मैं इस में से काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लूँगा तो चूंकि ये एक मैट्रिक्स है तो इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो यह आ गया आइडेंटिटी माइनस अल्फ़ा 1 टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 टाइम्स ओमेगा आर ऑफ 0, क्योंकि मैंने काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लिया। अच्छा दरम्यान में आपको थोड़ी सी नॉइज़ आई होगी एक्चुअली सम यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से जो गार्ड्स हैं वो बताने आते हैं कि हम लोग इतनी देर के लिए नहीं होंगे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अनएडिटेड वीडियो होगी तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। सो आई कैन राइट इट एज काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इंटू अंदर क्या आएगा 1 0, आइडेंटिटी जो है ना 1 0 0 1 है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ। अल्फ़ा 1 देखें मैंने क्या लिखा हुआ था 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 वाले के साथ है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अब आ जाएगा। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 और यहाँ पर आएगा माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 एंड 0। सिमिलरली यहाँ पर फिर आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी भी 4/4 का है और यहाँ पर अगेन यही चीज़ बिल्कुल रिपीट हो जाएगी। सो दिस बिकम्स 0 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 एंड 0। तो ये आ गया 4/4 का मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगाने चलो लगी गई है खैर। अच्छा मैं रिमेंबर इट इज़ मोर इट्स यूजफुल, सो इट इज़ यूजफुल टू एक्सप्रेस इट in terms of energy and ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि हम इसी मैट्रिक्स को अगर हम एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। तो देखिएगा ज़रा कैसे होगा। रिमेंबर माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 जो है ये बराबर है माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। अच्छा मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ अब जो है ना इनको ज़्यादा नहीं लिखूँगा। अब इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 और काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करें तो आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है काज हाइपरबोलिक ओमेगा के बराबर। या अगर मैं इसमें से काज हाइपरबोलिक ओमेगा कॉमन लूँ तो देखें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर काज हाइपरबोलिक ओमेगा 1 प्लस इसमें 1 आ गया और इस 1 के साथ ये जो 1 है इसमें काज हाइपरबोलिक ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर 1 प्लस सीकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा। और सीकेंड आपको पता है किसके बराबर होता है सीकेंड हाइपरबोलिक में। सो दिस बिकम्स माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर्ड ओमेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये 1 माइनस होता है, अदरवाइज ऑर्डिनरी में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर।
लेकिन आपको याद है ना टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा हमने किसके बराबर लिखा हुआ है, बट टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा किसके बराबर था, ये बराबर था, थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था कि मैंने एक रिलेशनशिप निकाला था, इसका रिलेशन विद v बाई सी, सो दिस वाज माइनस v बाई सी। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा इस इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगी, सो दिस थिंग इज इक्वल टू, सो माई दिस माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 बिकम्स v बाई सी, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, अच्छा मैं एम वी से ज़रब भी दे देता हूँ, एम सी से ज़रब भी दे देता हूँ हर जगह पे, और एम सी से, सो दिस बिकम्स एम वी सी ओवर एम सी स्क्वायर। तो देखिए मैंने इसको भी एम सी से ऊपर भी ज़रब दिया और नीचे भी, सिमिलर, ताकि मैं एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ज़रब भी देता हूँ और एम स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड भी करता हूँ, तो एक सी स्क्वायर ऑलरेडी भी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या चीज़ बन गई है, यहाँ पर मेरे पास ये बन गया कि ये क्या लिखा हुआ है, एम वी तो मोमेंटम होता है ना पार्टिकल का जिसका मैस एम है, तो दिस बिकम्स पी सी। अच्छा, मैं इसके ऊपर मॉड डाल के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू पी वेक्टर का मॉड इंटू सी, तो मैं इसको पी सी लिखूँगा ओवर एम सी स्क्वायर किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर इज माई एनर्जी, एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वेड, सो दिस इज ई स्क्वेड माइनस पी वेक्टर स्क्वेड, पी वेक्टर स्क्वेड एंड सी स्क्वेड ओवर ई स्क्वेयर रूट, क्योंकि ये ई स्क्वेयर लिखा हुआ ना तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अच्छा, अब ये ई इसके साथ आ जाएगा और अल्टीमेटली कट जाएगा, सो दिस बिकम्स पी वेक्टर सी ओवर ई प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ई स्क्वेड प्लस ई स्क्वेड माइनस, सॉरी, सो ई स्क्वेड, प्लस माइनस का ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज ई स्क्वेड एंड देन सो दिस इज ई स्क्वेड माइनस पी वेक्टर मॉड स्क्वेड सी स्क्वेड। तो अब आप देखिए तो ये क्या चीज़ बन गई है, ई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कि ई स्क्वेड माइनस पी वेक्टर का मॉड स्क्वेड सी स्क्वेड इज इक्वल टू एम स्क्वेड सी फॉर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो ये टर्म जीरो आती है, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेड, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है आपका। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ यूज़ करूँ तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वेयर सी 4, तो जब उसका स्क्वायर रूट लूँगा तो एम सी स्क्वेड आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन गई, सो दिस बिकम्स पी वेक्टर का मॉड इंटू सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। ये तो हमने निकाल लिया है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1 माइनस टेंजेंट हाइपर स्क्वेयर भी तो निकालना है। सिमिलरली ये तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, तो सिमिलरली ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2, सो दिस बिकम्स सॉरी 1 माइनस टेंजेंट, सो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास, सो दिस इज लेट मी राइट इट, सो दिस इज 1 माइनस पी, अच्छा मैं चल पी वेक्टर स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वेयर आ गया। अच्छा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर है, ये है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर के ना, तो दिस बिकम्स ओके, लेट्स डू इट ई प्लस एम सी स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वायर माइनस पी वेक्टर स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अच्छा, जब आप इसको खोलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस बिकम्स
ई स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड C4 प्लस 2e एम सी स्क्वेड माइनस पी वेक्टर स्क्वेड C स्क्वेड ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड इस सारे का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ई स्क्वायर जो है पी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4 के बराबर है। तो लिहाजा मैं अब ई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रखता हूँ। तो ई स्क्वायर किसके बराबर है? पी वेक्टर का मॉड स्क्वायर C स्क्वायर, ये वाला ई स्क्वायर जो है, प्लस एम स्क्वायर C4, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, प्लस आगे एम स्क्वायर C4 एक हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस 2e एम सी स्क्वायर भी है और माइनस पी स्क्वायर C स्क्वायर भी है ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर और इस सारे का। तो ये बिल्कुल ट्रिवियल सा अलजेब्रा है, ये तो ट्रिवियल सी सोल्यूशन है। ये तो इससे कट गया, तो 2m स्क्वायर C4 और 2 तो एक फैक्टर ऑफ 2 ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं 2mc स्क्वायर कामन ले लूँ तो अंदर क्या बन गया? e प्लस एम सी स्क्वायर और नीचे उसी चीज़ का स्क्वायर है। ठीक होगी ये बात। जी मैंने क्या 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर था, लेकिन हम तो लिख चुके थे। देखिए मेरा गोल क्या है, मैं साइन हाइपरबोलिक बाई 2 और काज हाइपरबोलिक बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसी तरीके से, क्योंकि वही तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन में आते थे। सो दिस बिकम्स सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर्ड ओमेगा बाई 2, ये इसके बराबर आ गया है। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो चलें, ये एक पावर कट गई है इसकी, लेकिन सीकेंट स्क्वायर तो 1 ओवर काज स्क्वायर के बराबर होता है ना, एंड बट दिस इज 1 ओवर काज हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो लिहाजा यहाँ से ये मुझे पता चल रहा है कि काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 किसके बराबर आ गया। इस चीज़ को उलट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ों को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स ई प्लस एम सी स्क्वेड ओवर 2mc स्क्वेड इस सारे का स्क्वायर। तो ये मैंने देखिए निकाल लिया वैल्यू काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 की। अब काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 मैंने निकाल लिया है, टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 मैंने निकाल लिया है। तो मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ओमेगा आर ऑफ पी की, याद है ना आपको? ओमेगा आर ऑफ पी मेरे पास किसके बराबर था? मेरे पास जो ओमेगा आर ऑफ पी था वो तो इसके बराबर था ना, हाँ, कि ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर जो था वो अल्टीमेटली मेरे पास ये बन गया था ना, काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। अंदर क्या था? आइडेंटिटी था माइनस अल्फा 1 टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 टाइम्स ओमेगा आर ऑफ 0। अच्छा, 0 के ऊपर वेक्टर डालें ना डालें, खैर नल वेक्टर हो, तो ये इसके बराबर था। एंड विच इज़ वेरी नाइस कि हमारे पास अब सारे हमने देखिए इसकी वैल्यू भी निकाल ली है इन टर्म ऑफ एनर्जी मोमेंटम, इसकी वैल्यू भी इन टर्म ऑफ एनर्जी मोमेंटम निकाल ली, जो कि हम चाह रहे थे कि हम इनकी वैल्यूज़ जो है इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम निकाल लें। ठीक है जी, तो ये किस वक्त था? सो दिस इज द केस व्हेन वी टुक द वेलोसिटी to be along when we took the velocity to be along x-axis। अच्छा, अगर हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेते तो हमें याद है कि हमें एक मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, ये हम पहले देख चुके हैं सारी। सो फॉर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिएगा ज़रा, मैं ये x वाली वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा। फॉर एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो मैट्रिक्स हमारे पास जो हमने x की वेलोसिटी के लिए लिखा है, जो समझिए कि अगर वेलोसिटी द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमने ये लिखा हुआ है आई म्यू न्यू, x के लांग ये किसके बराबर होता था? 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0, ये है ये मैट्रिक्स। जो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये एक ऐसी ट्रांसलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो x के अलॉन्ग है, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी -v लिखी थी हमने। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम किस से रिप्लेस कर देंगे? दिस मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय, सो दिस मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय, देखिएगा ज़रा, मैं
कैसे अपना पुराना यूज़ करेंगे हम नॉलेज। आई म्यू न्यू डजेंट मैटर, म्यू न्यू ऊपर लिखें, म्यू ऊपर ले जाए, न्यू नीचे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 0 माइनस कॉज अल्फा, तो सॉरी मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके लिखता हूँ क्योंकि इसको जगह की किल्लत होगी, फिर हम इसको स्क्वीज़ करके लिख लेते हैं ज़रा। सो दिस इज़ 0, सॉरी, सो दिस इज़ 0 minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma, and then this is minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma, and then these are all zeros। तो देखिए ये वही जिस तरह हम ऑर्डिनरी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी लिखते थे। इसमें cos अल्फा बीटा गैमा क्या है, अब ये वेलोसिटी जो है एक्स के अलॉन्ग नहीं है बल्कि किसी एंगल अल्फा पे अलॉन्ग एक्सिस, बीटा पे अलॉन्ग वाई एक्सिस, या गैमा पे हो सकती है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो दिस कोसाइंस अल्फा, कोसाइन बीटा एंड कोसाइन गैमा, these are the directions cosines of the velocity, these are the और अगर आप किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन कर देते हैं तो cos alpha becomes 1। so these are the direction cosines, these are the direction cosines of velocity v of, बस we are about to complete our discussion in next 10 minutes। अच्छा, आपको अब थोड़ा सा वापस जाते हैं और वही मैंने ये अब भी वही बात है कि I01 जो है ये माइनस I10 के बराबर है, और ये दोनों जो हैं, याद है ना मैंने कहा था कि 1 को 0 बनाने के लिए आपको G11 फॉर एग्जांपल लगाना पड़ेगा। G00 तो 1 है, लेकिन G11 G22 G33 माइनस 1 के बराबर थे। तो ये वही डिस्कशन है जो हमने क्लासरूम में भी की थी कि I01 और I10 जो हैं, ये I01 जो है माइनस I10 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, जबकि सिग्मा 01 जो है ये माइनस सिग्मा 10 के बराबर है। तो ये फ़ायदा है, I01 सिग्मा 01 के साथ जो होगा वही I माइनस 10 माइनस सिग्मा 10 के बराबर होगा। तो लिहाजा जो हमने वहाँ पर सिग्मा 01 लिखा है, लेट्स जनरलाइज इट टू सिग्मा म्यू न्यू। तो देखते हैं कि क्या बनता है। सो लेट्स जनरलाइज इट टू सिग्मा म्यू न्यू एंड आई कैन राइट आई एन वेयर एन कैन बी इन एनी मैट्रिक्स एंड देन म्यू न्यू, किसी एन डायरेक्शन के अलॉन्ग आई एन हम लिखते थे ना। सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स, ये प्रॉपर्टीज यूज करके। सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स, अच्छा मैं एक स्टेप दरम्यान में कर देता हूँ आपके लिए। सो आई कैन राइट इट एज इस 2 से पहले देखिए आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि यू कैन राइट इट एज सिग्मा 01 आई एन 01। यानी मैंने क्या कहा, म्यू की वैल्यू 0 है, न्यू की वैल्यू 1 है। म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस मैट्रिक्स को देखते हुए, आई को देखते हुए 2 1 2 2 2 3 वगैरह वगैरह सारे 0 हैं। तो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं 0 1 0 2 और 0 3, तो हम सिर्फ वही लिखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई सिग्मा 01 आई एन 0 प्लस सिग्मा 10 आई एन 10 प्लस सिग्मा 02 आई एन 02 प्लस सिग्मा 20 आई एन 20। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आई के अंदर 1 0 0 है, 2 0 और 0 2 0 2 और 2 0 नॉन ज़ीरो हैं, और 0 3 और 3 0 नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो सिर्फ जो नॉन ज़ीरो उन्हीं को लिखेंगे। इन प्रिंसिपल म्यू और न्यू पे अगर आप सम करें तो 16 एंट्रीज होनी चाहिए थी, 4 4 4 इस तरह करके, लेकिन वो नहीं लिखने की जरूरत, जो ज़ीरो है वो ऑलरेडी ज़ीरो ही हैं। सो आई कैन राइट इट एज सिग्मा 03 आई एन 03 प्लस सिग्मा 30 आई एन 30। लिहाजा इसकी जगह मैं अब लिख सकता हूँ, देखिए चूँकि 1 0 और ये भी माइनस 0 1 के बराबर है और ये भी माइनस 0 1 के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये टर्म्स यही बन गई। सो दिस बिकम्स, सारी टर्म्स 2 टाइम हो जाएंगी, सिग्मा 01 आई एन 01 प्लस सिग्मा 02 आई एन 02 प्लस सिग्मा 03 आई एन 03। अच्छा, अगर इनको मैं डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में लिखूं तो आपको तो याद है ना, सिग्मा 01 जो था वो माइनस एओटा अल्फा 1 वगैरह के बराबर था। तो आई कैन राइट इट एज -2 आयोटा
अल्फ़ा 1 सिग्मा 0 1 जो है ये काज अल्फ़ा के बराबर है, प्लस अल्फ़ा 2 कोसाइन बीटा प्लस अल्फ़ा 3 कोसाइन गैमा। क्यों? क्योंकि IN01 जो है वो काज अल्फ़ा के बराबर है, IN02 है काज बीटा के बराबर है, और IN03 जो है वो काज गैमा के बराबर है। ठीक हो गई ये बात जी। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि लेट्स राइट इट एज -2 आयोटा अल्फ़ा वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मॉड। अगर आप इसको खोलते हैं, अगर आई जो अल्फ़ा ये एक्चुअली लिखा हुआ है -2 आयोटा अल्फ़ा 1 V1 वेक्टर ओवर वी वेक्टर मॉड प्लस 2 और 3, वो मैंने लिख रहा। तो अल्फ़ा 1 V1 देखें, V1 ओवर V1 वेक्टर का मॉड जो है ऑफ कोर्स अगर एक वेक्टर को उसके मॉड से करेंगे तो V1 किसके बराबर है? V1 इज इक्वल टू एक्चुअली ये V1 जो है ना उसका x कंपोनेंट है, सो दिस Vx इज, सो अल्फ़ा x लिख लेते हैं चलें। सो Vx इज V cos अल्फ़ा, क्योंकि अगर ये किसी आर्बिट्रेरी एंगल अल्फ़ा पे होता अलॉन्ग x एक्सिस तो मैं V को लिख सकता था Vx इज V कोसाइन अल्फ़ा। तो V से V काट जाता हो और वही अल्फ़ा 1 काज अल्फ़ा आ जाता। सिमिलरली अल्फ़ा 2 काज बीटा एंड अल्फ़ा 3 काज गैमा। अच्छा, अल्फ़ा एंगल और अल्फ़ा 1 2 3 जो है ये वो यूजुअली डिराक के, हाँ, जो डिराक रिप्रेजेंटेशन में जो डिराक इक्वेशन में मैट्रिसेस आते थे ये वो हैं जिनका गैमास के साथ एक रिलेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस वाली को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सो लेट्स कीप इट सेपरेट। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 आयोटा अल्फ़ा वेक्टर डॉट वी का यूनिट वेक्टर। कोई लिखने में हर्ज है इसको, क्योंकि वेक्टर और मॉड ऑफ वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर के बराबर है। लिहाजा अल्फ़ा डॉट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वी वेक्टर का स्क्वायर जो है ये 1 है। ट्राइड, आई एश्योर यू कि ये 1 है। क्यों? अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई प्लस 2 टाइम डेल्टा आई जे, तो वहाँ से यूज़ करेंगे आप इसको तो आप देखिएगा कि वी यूनिट वेक्टर डॉट वी यूनिट वेक्टर 1 ही आएगा। लिहाजा अब मैं स्पिनर्स ऑफ जनरल बूस्ट लिखूंगा और मैं लिखता हूँ कि एक फाइनाइट स्पिनर फॉर जनरल बूस्ट क्या होते हैं। सो लेट्स चेंज द कलर। सो फाइनाइट स्पिनर फॉर जनरल बूस्ट, finite spinner for general से मुराद मेरी है कि लेट्स से लॉरेंस बूस्ट, फॉर जनरल लॉरेंस बूस्ट। देखिए सारी मेहनत हम क्यों कर रहे थे, याद है आपको? वो नहीं भूलना जो गोल था आज का, स्पिनर्स एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे लिखे जाते हैं, हम रेस्ट से किसी मूविंग फ्रेम में स्पिनर्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहले हमने एक पर्टिकुलर केस लिखा जिसमें वेलोसिटी एक एक्सिस के अलांग थी, हमने कहा नहीं ये कोई यूजफुल चीज़ नहीं है, लेट्स टेक अ वेलोसिटी टू बी कोई जनरल ले लेते हैं ना, कोई कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस लिख लेते हैं, उसको लेके हम चले। अब हम इसको बस क्लोज करने हैं ये डिस्कशन हमने। आपको याद है जनरल लॉरेंस बूस्ट के लिए मेरे पास क्या था? जनरल लॉरेंस बूस्ट के लिए एस था e⁻⁻² एंड देन आपको याद है ओमेगा था और था सिग्मा म्यू न्यू और IN म्यू न्यू था, यही था ना। तो ज़रा इसकी फॉर्म देखते हैं क्या बनती है। सो दिस बिकम्स e⁻⁻² अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि -2 आयोटा लिख लिया ना मैंने इसकी जगह, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एक फिर माइनस साइन देगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, तो ओमेगा/2 वाला ही 2 है, ये 2 जो है। अच्छा, अब इसको खोलना है सिर्फ हमने, ये जो चीज़ हमने लिखी हुई है इस चीज़ को, इसको अगर हम खोलें तो देखें इसका जवाब क्या आता है। सो इट्स आंसर इज़ वही सारे का सारा अलजबरा जो हम पहले कर चुके हैं वो हमने दोबारा करना है अब यहाँ पर रिपीट, और उस अलजबरा को रिपीट करके हम ये साबित करेंगे कि जो हमारे पास चीज़ें जो हमने पहले लिखी थी, एक्चुअली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ लेट मी चेक वन थिंग। वो जो चीज़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जब मैंने ये लिखा था सिग्मा 0 1, ओके राइट, सो गैमा 0 गैमा इज परफेक्टली फाइन, परफेक्ट। सो आई कैन राइट इट एज, सो दिस इज
आई एम सॉरी फॉर दिस। सो ये आ गया काज हाइपरबोलिक, ओमेगा बाई टू हमें चाहिए होगा। सो दिस इज काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू अल्फा माइनस साइन प्लस साइन हाइपरबोलिक। सो दिस इज काज हाइपरबोलिक माइनस ओमेगा बाई टू अल्फा डॉट वी यूनिट वेक्टर प्लस साइन हाइपरबोलिक माइनस ओमेगा बाई टू अल्फा डॉट वी यूनिट वेक्टर। लेकिन साइन इस साइन को बाहर निकाल देता है, लिहाजा ये वही चीज़ बन गई। सो दिस बिकम्स काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू अल्फा डॉट वी यूनिट वेक्टर माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू अल्फा डॉट वी यूनिट वेक्टर। देखिए अब अनफॉर्चुनेट बात यही है कि अगेन हमारे पास जो आ रही है चीज़ वो यही आ रही है कि हमारे पास एंगल के अंदर, ये ऊपर चला गया था बिल्कुल ही स्टार्ट में, सो अगेन हमारे पास एंगल के अंदर ये मैट्रिसेस आ रहे हैं। बस किसी तरीके से हमने इनको एंगल से बाहर निकालना, और हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। ऊपर जो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली एक्सरसाइज की है ना, वो ज़ाया नहीं गई। सो काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू मैं अगेन कॉमन लूँगा, वही सारे स्टेप्स रिपीट करूँगा। इसका मतलब सिर्फ अल्फ़ा बाहर आ जाएंगे, अल्फ़ा डॉट वी। सो दिस बिकम्स 1 माइनस अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर एंड आई हैव अ टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू। अगेन वही किया मैंने, काज हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की सीरीज़ खोली, अल्फ़ा स्क्वायर को 1 यूज़ किया क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि अल्फ़ा डॉट वी का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया क्यों इवन पार्स ऑफ अल्फ़ा जो है 1 होती है और वी स्क्वायर की इवन पार भी 1 नहीं होती हैं, वी डॉट वी यूनिट वेक्टर्स हैं। इसमें अल्फ़ा एक कॉमन लेना पड़ेगा, अल्फ़ा डॉट वी, अंदर फिर सारी इवन पार्स बन जाएंगी इसमें, और वो भी 1 के बराबर होगा, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो अल्फ़ा है बेसिकली, एक चीज़ आप देखिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। लेट्स ट्राई सिग्मा डॉट वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मॉड, क्योंकि अल्फाज में सिग्मा है ना इस अल्फ़ा में, तो मैं इसको देख लेता हूँ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डॉट पी वेक्टर ओवर पी वेक्टर का मॉड। एम से ऊपर भी ज़रब दे दूँ, एम से नीचे भी ज़रब दे दूँ, तो पी वेक्टर और पी वेक्टर का मॉड आ गया। और आपने ये देखा हुआ है कि सिग्मा डॉट पी किसके बराबर है? सिग्मा डॉट पी बराबर है सिग्मा एक्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। तो आप इसको लिखें अगर, तो आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज पी जेड एंड देन अब ऑफ कोर्स पॉली मैट्रिसेस की वैल्यू यूज़ कीजिएगा। सिग्मा एक्स किसके बराबर है? योर सिग्मा एक्स इज 0 1 1 0, योर सिग्मा वाई इज 0 माइनस आयोटा एंड 0, एंड योर सिग्मा जेड इज 1 0 0 माइनस 1। इनकी वैल्यू यूज़ करें, पी एक्स से ज़रब दें तो पहली टर्म इसमें पी जेड आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी? पी एक्स, और इस माइनस आयोटा की जगह आयोटा पी वाई, एंड देन आई हैव पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई एंड दिस पी जेड इज माइनस दिस वन। और आपको ये बात याद है कि पी वेक्टर इंटू सी वेक्टर किसके बराबर है? ये याद है ना आपको? मैंने अभी थोड़ी देर इतनी दफ़ा लिख चुका हूँ एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या है। सो दिस इज ई स्क्वेड प्लस ई स्क्वेड माइनस रादर एम स्क्वेड C4 स्क्वायर रूट के बराबर है। और मैंने काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू की वैल्यू निकाली हुई है। आपको याद है हमने कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू की वैल्यू क्या निकाली हुई है? वो निकाली हुई है हमने ई प्लस एम सी स्क्वेड ओवर 2mc इसका स्क्वायर रूट, और टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने? पी वेक्टर सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अब हम इस इक्वेशन में इनको पुट कर देंगे एंड वी आर डन। तो लिहाजा एस किसके बराबर है? जो कि हमने लिखा था अभी एस, हमारे पास एस किसके बराबर था? वो था काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू 1 माइनस अल्फा वेक्टर डॉट वी यूनिट वेक्टर टाइम्स टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई टू। अल्फा डॉट वी का बात आपने याद रखना है, अल्फा है 0 सिग्मा सिग्मा, अल्फा वेक्टर जो है वो है 0 सिग्मा वेक्टर एंड 0, और वी जो है वी हैट को मैंने लिख दिया था पी वेक्टर ओवर पी वेक्टर का मॉड। बस अब ये यूज़ करें
सिग्मा एक्स पी एक्स, ये मैट्रिक्स यूज़ करें और आप मुझे ये बताइए कि लिख के वेरीफाई कीजिएगा। सो चेक, कुछ भी नहीं करना यार, अब तो जस्ट आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप साबित कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आता है इसका वो आता है ई प्लस एम सी स्क्वेड ओवर 2mc स्क्वेड, इसका स्क्वायर रूट, और 4/4 का मैट्रिक्स। 4/4 का मैट्रिक्स ऐसा कि यहाँ तो आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर पी जेड सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। अच्छा, इसको मैं क्या देता हूँ, ये पी माइनस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्कुल यही मैट्रिक्स है, और सॉरी ये थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए होगी तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, सॉरी। ये इसका पहली रो हो गई, और यहाँ पर आ गया 0 1, और यहाँ पे आ गया p प्लस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, और यहाँ पे आ गया माइनस पी जी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। और यहाँ पर बिल्कुल यही वाला मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा, और ये वाला मैट्रिक्स जो है ये इधर चला जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ये एस मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर p प्लस माइनस क्या है, सॉरी, और p प्लस माइनस इज पी एक्स प्लस माइनस आयोटा पी वाई। चलिए जी, लिहाजा इतनी तो सक्सेस हुई ना हमें कि हमने जो सॉल्यूशन ओमेगा आर ऑफ 0 लिखा था उसको हमने इस एस मैट्रिक्स की मदद से ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि साई आर ऑफ एक्स जो है, अब ये जो पहले रेस्ट स्पिनर वाला था यहाँ पर 0 था ना पहले, अब यहाँ पर 0 की बजाय मैं लिख देता हूँ पी वेक्टर। ये ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर क्या है, एस टाइम ओमेगा आर ऑफ 0 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर पी म्यू एक्स म्यू ओवर एच बार। नो दिस इज योर फाइनली स्पिनर। इसमें ओमेगा आर ऑफ पी आपको याद है एस टाइम ओमेगा आर ऑफ 0 से रिलेटेड है। तो यहीं से हम फिर अपनी अगली वीडियो को शुरू करेंगे और उसमें